विकासशील देश में कुछ तकनीकी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जैसे कई बार होती रहती हैं। हमारे साथ भी कई बार हो जाता है, हम कुछ 2-4 मिनट लेट हो जाते हैं, आज भी हम फिर से लाइव हो गए आपके सामने और उस विकसित और विकासशील देश के साथ समस्याएँ भी कई खड़ी होती हैं। हम तकनीक के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य आपका तंदुरुस्त रहे, आप दुरुस्त जीवन जिएँ, आप जीवन शैली आपकी अच्छी रहे, ये भी एक बड़ी चिंता की विषय बनता जा रहा है, जो कि आजकल हो नहीं पा रहा है। इसके साथ-साथ कई बीमारियाँ खड़ी हो रही हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ जो कभी कहते थे हम कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खास वर्ग में होती है, चाहे उम्र की को लेकर आप खास वर्ग कहें, चाहे आप किसी उसे आर्थिक स्थिति से कहें कि कोई बहुत संपन्न है, तो उन्हीं को ही बीमारियाँ होती हैं, तो वो दौर नहीं रहा। अब हर उम्र और जो आर्थिक स्थिति का दायरा था, वो खत्म हो गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंसर के बारे में, जिसके मामले तेज़ी से भारत में बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की माने तो साल 2020 में 7,70,230 लोगों की मौत सिर्फ कैंसर से हुई है। इसके बाद साल दर साल बढ़ती गई। 2021 में 7,89,000 लोगों का देहांत हुआ। उसके बाद 2022 में 8,08,558 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ कैंसर से हो गई। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ जन्म ले रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जन्म ले रही हैं, कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चिंताएँ बढ़ रही हैं। हम सब तमाम कोशिश कर रहे हैं, विज्ञान की तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन मामले कम नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या बनती जा रही है, कैंसर के तरह-तरह के प्रकार भी हम देख रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आस-पास या परिवार में कैंसर के मरीज़ देखे होंगे। ये बहुत सारी चिंताएँ हैं। आप अक्सर देखते हैं कि किसी व्यक्ति के घर में कैंसर का मरीज़ होता है, तो वो किस तरह परेशानी में आ जाता है। हमारे देश में और हमारे आस-पास जो माहौल है, उसमें ये चिंता बनाई गई है और बिठाई गई है, किसी न किसी तरीके से, चाहे उसमें समाज का रूप हो, चाहे हमारे मेडिकल साइंस का कि हम सिर्फ़ डरते हैं। वो डर धीरे-धीरे ऐसा बन चुका है आज के दौर में, जहाँ एक व्यक्ति कैंसर का नाम सुनकर ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशानी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसी सब बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमन कुमार जी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है एनबीटी रंगमंच क्लब पर। मैं हूँ गौरव। जी, धन्यवाद गौरव जी। और मैं दर्शकों को ये बताऊं कि एनबीटी फैमिली का मैं हिस्सा हूं, जी, नवाड़ टाइम्स परिवार हूं मैं भी। जी, इतने जागरूकता के कार्यक्रम नवाड़ टाइम्स फैमिली करती है, मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। तो जी, गौरव जी भी इसी के सिलसिले में आगे जा रहे हैं। आपका बहुत जी, बहुत शुक्रिया। जी, जी। डॉक्टर साहब शुरुआत शुरू से ही करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से शुरुआत तो होती ही है। हर चीज़ की, बीमारियों की शुरुआत भी कभी न कभी हुई होगी। आज हम जिस कैंसर को अपने देश में देख रहे हैं, दुनिया भर में देख रहे हैं, ये क्या हमारे पास पहले से ही था या हमें पता नहीं था या विकसित देशों से जो उनका विकास के दौरान जो उन्होंने बदलाव किए हैं, उससे हमारे पास आया? थोड़ा बताएँगे कैसे ये हमारे देश में इतना फल फूल रहा है या पैदा हो रहा है? देखिए, अगर शुरुआत करें तो एक तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ही कैंसर हो गया है। जी, शुरुआत तो यहीं से करें। लेकिन बिल्कुल। अगर सच्चाई बताएं तो सुश्रुत जी, संहिता जो भारत का आयुर्वेद है, उसमें वर्णन जी, है कैंसर का, जिसका जी, हमारे महर्षि सुश्रुत ने कहा था अर्बुद, जी। कैंसर को बोला था, और बिनाइन हुँ, ट्यूमर को बोला था ग्रंथि। तो हुँ, चर्चा तो उसमें भी है। तो कैंसर मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेट तो 462 बीसी में आया था। हमारे सुश्रुत साहब तो 10,000 बीसी में आए थे। तो उन्होंने भी लिख दिया था कैंसर के बारे में। तो कैंसर तो जी, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से कैंसर है। लेकिन जी। क्या इतना कॉमन था, आम था? नहीं, आम नहीं हुँ, था। आम इसलिए बना कि इंसानों ने बनाया है। हुँ, अगर मैं कहूं कैंसर बाजार में बिकता है और हम रोज खरीद हुँ, के लाते हैं तो इसमें बड़ी बात नहीं होगी। हुँ, दूसरी बात मैं कहूं कैंसर बीमारी नहीं है, हुँ, इसको बीमारी बनाई गई है, क्योंकि ये बीमारी अगर हम कहेंगे तो इसकी दवा बिकेगी। और दवा कौन हुँ, बनाएगी?
अमेरिका बनाता है। बिल्कुल। बिग फार्मा इंडस्ट्री हमारे मेडिकल साइंस को बताता है कि ये दवा लिखो, और उसके बाद जो हम दवा लिखते हैं उस पे मुनाफा कमाई, और जी, हिंदुस्तान आबादी में तो बढ़ता ही जा रहा है कैंसर की तरह। जी, जी, तो इसको समझने की जरूरत है, कैंसर है क्या। चलिए वहीं जी, शुरुआत करें। जी, एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल इज कैंसर। अब इसका क्या है, हिंदी दर्शक होंगे, असामान्य, उद्देश्य विहीन, बेतरतीब हमारी अपनी कोशिकाओं की वृद्धि होना ही कैंसर है। तो लोग सोच रहे होंगे कैंसर मतलब पता नहीं क्या है, इसको सुने ना सुने। एक फिल्म की हीरोइन थी, एक कार्यक्रम में आना था, उन्होंने जैसे सुना डॉक्टर अंशुमान आए हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि माफ कर दीजिए, कैंसर का प्रोग्राम है, हम नहीं जाएंगे। इतना डरते हैं। तो दर्शकों से मैं कहूंगा, डरिए मत। आपके जी, अंदर की कोशिकाओं का ही उद्देश्य विहीन, हुँ, बेतरतीब पनपना ही कैंसर है। तो अब पनपा क्यों, इसको ऐसे हुँ, समझिए कि हमारे हुँ, समाज में लोग रह रहे हैं, सब लोग 140-42 करोड़ लोग आराम से रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, आईपीसी हुँ, सीआरपीसी चेंज होता है, जो भी न्याय संहिता हुँ, बनती है हम मान लेते हैं, हुँ, मतलब ओबे हुँ, लॉज एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। हुँ, हम एक देश के लोग हैं, भारतीय कहलाते हैं। ये हमारा हुँ, शरीर है, हुँ, 30 ट्रिलियन कोशिकाओं का शरीर चल रहा है, कई अंग बने हुए हैं। अब इसमें से हुँ, कुछ हमारे बीच के लोग आतंकवादी बन जाए हुँ, और हमें ही मारने लगे, एक स्टेट से हुँ, दूसरे स्टेट जाने लगे, एक कंट्री से दूसरे हुँ, कंट्री जाने लगे, आप उनको हुँ, आतंकवादी टेररिस्ट बोल रहे हैं। तो आपने सोचा राइट, कि आतंकवादी बनते क्यों हैं? इसलिए हुँ, बनते हैं कि कुछ बातें हमारी ऐसी उनको लग गई कि जो उन्हें पसंद नहीं है। हुँ, हुँ, सेम आपके शरीर के ऊपर है कि कुछ बातें हुँ, ऐसी उनको लग गई कि जो आपके शरीर की कोशिकाओं को पसंद नहीं आ रही है। वो हो हुँ, सकता है आपका व्यसन हो, तंबाकू, हुँ, सिगरेट, हुँ, बीड़ी, हुँ, प्रदूषण, खाने में मिलावट, प्लास्टिक, एबनॉर्मल कॉस्मेटिक का इस्तेमाल, कोई भी चीज हुँ, ऐसी जो आपको नहीं चाहिए थी आपने किया, आपके शरीर की हुँ, कोशिकाएं एबनॉर्मली बिहेव करने लगी, कैंसर हो गया। हुँ, हुँ, तो मैं जब कहता हूं कि कैंसर एक बीमारी नहीं है, तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि फिर तो इलाज क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, कैंसर हो गया तो हुँ, इलाज तो करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल, फैलाया गया। अब हुँ, आप पूछेंगे बीमारी क्या है। बीमारी है ग्लाइकेशन, हुँ, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी। ये टेक्निकल है, लेकिन पूछिएगा हुँ, कि फिर अगर ये बीमारी है तो इसकी दवा, दवा ही नहीं है। हुँ, इसकी हुँ, दवा नहीं है, इसीलिए इसको बीमारी का नाम नहीं दिया जा रहा है। आज इसकी दवा हुँ, बन जाए, लोग इसको मार्केट करेंगे, इसको बीमारी का नाम देंगे, इसको भेजेंगे। तो हुँ, इसका इलाज क्या है इन बीमारियों का, जिसके कारण कैंसर हुँ, होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है, जिसके कारण मोटापा होता है, जिसके कारण सारी बीमारियां होती है। उसका इलाज है हुँ, आपका खाना, फूड। हुँ, ये बीमारियां जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो बीमारी है, कैंसर बीमारी नहीं है, ये बीमारियां फूडेबल है, ड्रगेबल नहीं है, हुँ, इसकी दवा नहीं बनी है। तो हुँ, हुँ, आप अपने जीवन शैली को सुधार लें हुँ, और ये बीमारी खत्म हो जाएगी। जैसे ही बीमारी खत्म हुई, कैंसर होना कम हो जाएगा। हुँ, आप कहिएगा कैंसर जीरो हो जाएगा, नहीं, कैंसर जीरो नहीं होगा। जितना इंसान लंबा जिएगा तो हुँ, कैंसर की संभावना रहेगी, लेकिन क्या हुँ, इतना कॉमन होगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इतना कॉमन नहीं होगा कैंसर, ये बिल्कुल अफसोस है कि कैंसर को इतना फैलाया गया है। हुँ, जी, जी। तो सभी जो हमारे दर्शक हैं और जो देख रहे हैं और देखेंगे आगे, वो जिस जिस तरीके से डॉक्टर साहब समझा रहे हैं वो आपको समझाने का एक खास तरीका है जो आप समझने चाहें तो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और ना समझना चाहें तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके बैठ भी जाएँगे तो नहीं समझ में पाएँगे। लेकिन ये बहुत ही ऐसी समस्या है जो आप खुद ही पाल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हम जब बात करते हैं ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमारा नज़रिया होता है कि ग्रोथ हो रही है तो जो पॉज़िटिव वे में हो रही है वही ग्रोथ हो रही है। लेकिन समस्याएँ भी खड़ी हुई उस पॉज़िटिविटी से ही आ रही हैं कई जगह से। खाने की समस्या है जैसे हम लोग कह रहे हैं,
एक एक वक्त था जब हम राशन की दुकान पे जाते थे, तो राशन की दुकान पे बोरे से अनाज होता था उसको लेते थे। फिर वक्त बदला, पैकेटों में चीजें आने लगी, चीजें ऐसी बदलती गई, प्लास्टिक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। पहले कोल्हू पे जाके आप हम लोग सरसों का तेल लिया करते थे, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया करते थे। लगता है ये जो चीजें बदली हैं, वो एक बहुत बड़ा वजह बन गई है आज कैंसर की। बिल्कुल। देखिए, इसको जिसकी बात आप कह रहे हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट इसका नाम दिया हम्म, गया है। हम्म, इसको विकास कहते हैं, लेकिन मैं हम्म, इसको विनाश कहता हूं। हम्म, अब इसको समझने की जरूरत क्या है। 1940 हम्म, 1940 हम्म, में मानव सभ्यता ने, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ये महसूस किया कि भाई खाने की कमी है, अकाल होता हम्म, है, हम्म, अनाज की कमी होती है। बिहार में, हम्म, बंगाल में, उड़ीसा में, भारत की बात करें तो आए दिन अकाल पड़ता था। और हम्म, वहां से, अमेरिका से अनाज भेजे जाते थे। आपको याद है, कांग्रेस ग्रास करके एक नाम है, बीजेपी हम्म, वाले बड़ा उसको हम्म, उछालते हैं कि कांग्रेस के टाइम वो, भाई अब गेहूं लेके आए थे कांग्रेस वाले, अब उसमें हम्म, उसमें कुछ मिलावट आ गया, तो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं था, लेकिन अब भाई हम्म, आ गया। अब हम्म, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका बहुत बदमाश कंट्री है, उसका हर हम्म, समय यही होता है कि भाई तुमको आना चाहिए, हम भेजते हैं, हम्म, लेकिन वो हम्म, दर्जे का अनाज हमारे पास भेजा था, उसी में कांग्रेस हम्म, ग्रास यहाँ आ गया, उसमें मिलावट हम्म, के कारण। हम्म, तो उसको, ठीक है, हिंदुस्तान में जो भी नीति निर्धारक थे उन्होंने सफाई कराई और उसको हम्म, फिकवा दिया, और रोड के किनारे वो फेंक दिया गया, और आज तक वो कांग्रेस ग्रास करके वो चल रहा है। तो हम्म, ये प्रॉब्लम थी। फिर हम्म, फूड इंडस्ट्री आई। अब इसमें हम्म, समझने की जरूरत है, फूड इंडस्ट्री ने क्या किया। उसने कहा कि देखो भाई, खाने का इंतजाम हम कर देंगे, हम्म, लेकिन अब ये शेल्फ लाइफ इसकी कैसे हम बढ़ाएं। शेल्फ लाइफ है मतलब हम्म, कि अमेरिका में खाना हम्म, बनेगा, जर्मनी में बनेगा, फ्रांस में बनेगा, तो हम्म, इसको हम यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे, हम्म, कैसे इतने दिन टिकेगा। तो इसके लिए कोई इंतजाम किया जाए। तो उन्होंने शेल्फ हम्म, लाइफ बढ़ाई। क्या किया, खाने से फाइबर को हटाया। गौरव भाई हम्म, समझिएगा इसको, दर्शक भी हम्म, समझना चाहें। हम्म, फाइबर क्या है, गेहूं एज इट हम्म, इज इमेजिन कीजिए, तो उसका जो ऊपर हम्म, का छिलका है वो फाइबर है। तो राइट, जो प्रकृति हमें देती है, तो जब देती है कि भैया इसका चोकर भी खाओ, हम्म, स्टार्च भी खाओ, एंटीऑक्सीडेंट भी राइट, खाओ, विटामिन भी खाओ, लेकिन हम्म, अगर फाइबर उसमें रहेगा तो हम्म, वो सड़ जाएगा जल्दी। अब हम्म, दर्शक देख रहे हैं, आज खाते होंगे स्ट्रॉबेरी, मैं उनसे कहता हूं हम्म, कि एक स्ट्रॉबेरी उठाएं और हम्म, फ्रिज में डाल दें, हम्म, और उसको अगले दिन निकालें, अपने डाइनिंग टेबल पे रख लें, और उसके हम्म, बाद देखें थोड़ी देर बाद वो स्ट्रॉबेरी बिल्कुल पलपला जाएगा, खा नहीं पाएंगे। हम्म, हम्म, तो अगर स्ट्रॉबेरी को वहां से भेजते, सेम गेहूं को भेजते, चावल को भेजते, तो क्या होता, प्रॉब्लम होती, शेल्फ लाइफ उसकी खत्म हो जाती है। तो हो उससे जाती है, फाइबर को राइट, निकाल दिया गया, फाइबर ही उसको गलाता है। हम्म, हम्म, तो उसको निकाल दिया गया। उससे हम्म, कहा गया कि भैया इसमें प्रिजर्वेटिव डालो, केमिकल डालो, हम्म, शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। मतलब अलमीरा, शेल्फ हम्म, मतलब SHELF, शेल्फ हम्म, मतलब अलमीरा पे रखने की लाइफ बढ़ा दी, हम्म, लेकिन सेल्फ हम्म, लाइफ, SELF, अपनी लाइफ हम्म, हमने कम कर ली, हम हम्म, केमिकल लेने लगे। हम्म, और जो प्रकृति ने दिया था कि अगर स्टार्च खाओ, कार्ब हम्म, खाओ, तो साथ में एंटीऑक्सीडेंट खाओ, चोकर खाओ हम्म, मतलब फाइबर खाओ, हम्म, गट राइट, बैक्टीरिया को खाना मिले, ये हम्म, हमने कम कर हम्म, दिया। यही हम्म, समस्या चालू होगी। खाना तो आ गया बाहर से, पैकेट में बंद हो हम्म, गया, फिर प्रॉब्लम आई कि भैया एक बार बताओ कि ये पेपर में बंद करके भेजते हैं, ये गल जाता है, बारिश होती है भीग हम्म, जाता है, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ। जैसे प्लास्टिक का हम्म, इस्तेमाल हुआ, जिसका इन्वेटर था उसने कहा, ना ये गलेगा, ना सड़ेगा, ना जलेगा। बड़ा हम्म, इनोवेटर माना गया, तालियां बजी। उसको भी नहीं हम्म, पता था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जिसका डिग्रेडेशन टाइम 200 साल से 1200 साल होगा। मतलब एक हम्म, पुस्त, आज हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे, फेंकेंगे, वो हम्म, हमारे कई पुस्त तक उसको गला नहीं पाएंगे। हम्म, सोचिए, उसमें पैक किया गया, वो खाना भेजा गया, अब उस प्लास्टिक से हम्म, लीच किया बिस्फेनॉल ए, थैलेट। हम्म, तो इससे क्या हुआ, हम्म, आज पत्थर मारिए, किसी महिला को अगर लगे
तो उसमें हाइपोथायराइड होगी, थायराइड की समस्या होगी, एल्ट्रॉक्सिन की, थायरोनॉम की गोली खा रही है महिलाएं। प्लास्टिक कारण भारत की आबादी बढ़ रही है, साथ में नपुंसकता बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी सेंटर देखिए कितने खुल गए प्लास्टिक के कारण। कैंसर इतना बढ़ा प्लास्टिक के कारण। एंडोक्राइन डिसरप्टर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बढ़ा प्लास्टिक के कारण। ये बढ़ा, हमने फाइबर खाना कम कर दिया, अनेक समस्याएं आंख की हुई, पेट फूला रहता है, मोटापा होता है। कई लोग कहते हैं कि हम खाना तो कुछ खाते नहीं है, मोटे हुए जा रहे हैं। अरे भाई मोटे तो होंगे, ओबिसोजेन है प्लास्टिक, फाइबर आप नहीं खाते हैं, चोकर नहीं खाते हैं, इसलिए मोटे हो रहे हैं। आप फॉलो कीजिए, जैसे गौरव भाई पतले हैं, रॉ खाइए, रियल खाइए, और रीजनल खाइए, सीजनल खाइए। रॉ रियल, रॉ खाना खाइए। रॉ मतलब गेहूं को एज इट इज पिसवाइए, आटा खाइए, चावल को एज इट इज खाइए, सब्जियां एज इट इज छिलके के साथ पका लीजिए, फल रीजनल खाइए, सीजनल खाइए, जो आपके इसमें सीजन में है, जो आपके रीजन में है वही फल लीजिए, वही खाइए। अगर ये करना चालू करेंगे, आप देखिएगा आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होने लगा। आप खूब खाना खा रहे हैं और पतले रह रहे हैं। कैंसर का चांस कम हो रहा है, हार्ट डिजीज का चांस कम हो रहा है, आपको बीपी की समस्या नहीं हो रही है, डायबिटीज नहीं हो रहा है। आपको भी लग रहा है पता नहीं क्या है ऐसा, मैं कह रहा हूं ये बीमारियां हैं नहीं, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? बीपी की गोली खिलाएगा। आप पूछिए, अच्छा डॉक्टर साहब टेल्मिसार्टन 20 मिलीग्राम आपने दिया, तो अब इस पे मैं ठीक रहूं? नहीं नहीं, अभी कुछ दिनों बाद 2 साल बाद 40 मिलीग्राम कर देंगे। अच्छा उसके बाद डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर हार्ट में स्टेंट डाल देंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब स्ट्रोक हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर साहब हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डॉक्टर एक तो बात बताओ कि तुम ये गोली दे किस ले रहे हो? ये क्यों नहीं बता रहे हो कि हम फाइबर खा ले, लाइफस्टाइल चेंज कर ले? ऐसा है, डॉक्टर के पास ना टाइम है ना आपके पास टाइम है। आप भी चाह रहे हैं फास्ट फूड सिस्टम दे दीजिए डॉक्टर साहब, कुछ फास्ट दवाई भी दे दीजिए, हम निकले यहां से। डॉक्टर भी कह रहे तुम फीस भी दो, हम दवा लिखे, तुम भी निकलो। ये हो गया है समस्या। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैंसर हो गया, इसलिए कह रहा हूं। जी, जी। और इसके साथ ही सर, क्योंकि हम सब में एक समस्या भी है ना, कि हम सबको कहते हैं कि भाई कि ये वजह है हमारे कैंसर होने की, हम ये वजह है कैंसर होने की। लेकिन जब हम उनको किसी को आईना दिखाते हैं कि भाई जो वजह है वो आपने खुद पैदा की है, तो शायद उसको इतना जल्दी यकीन नहीं होता है, और शायद मानने के तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी सोच होती है कि जो भी हमने पाला है वो हमने खुद नहीं पाला है, बल्कि कोई आके हमें दे गया है। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ सर, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई लाइफ़स्टाइल की समस्या है, जैसे आपने भी कहा कि लोग सुबह उठते हैं, कोई बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सुबह सूरज तक नहीं देखते हैं, घर में जाते हैं, शाम हो चुकी है तो सूरज के दर्शन नहीं होते। बहुत सारे लोग आप जानते ही हैं विटामिन डी की कमी भी हो रही है, उसके साथ-साथ दूसरी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। तो ये कॉर्पोरेट दुनिया हो गई, नौकरी की आज की डेवलपमेंट हो गई, जॉब की प्रॉब्लम समस्या हो गई, तो ये कितना इफ़ेक्ट कर रही है? क्योंकि वो जो क्लियर है कि भई खाना-पीना मैटर है, लेकिन ये जो लाइफ़स्टाइल है, चलने वाली, घर में रुकने वाली, सोने वाली, उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है? गौरव भाई आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। सर्काडियन रिदम उसको बोलते हैं। नर्सेज स्टडी हुई यूनाइटेड किंगडम में, और उसमें देखा गया कि जो लोग रात को काम करते हैं, और उनमें देखा गया कि उनमें देखा गया कि जो लोग रात को काम कर रहे हैं, उनमें देखा गया कि कैंसर की समस्या बढ़ गई, ब्रेस्ट कैंसर की। तो पहले नर्सेज को इंक्लूड किया गया, उसके बाद फिर आम जो लोग थे उनको किया गया, फिर मेल्स को, पुरुषों को भी इंक्लूड किया गया। उसको बाद में देखा गया सर्काडियन रिदम, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक हम बोलते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि है, जिसको आमतौर पे जो लोग अमेरिका जाते होंगे देखते होंगे कि भाई जेट लैग बोलते हैं, जेट लैग हो गया, मेलाटोनिन की दवाइयां लेते हैं। ये मेलाटोनिन ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि है, उससे निकलता है, और वो ग्रंथि सुबह सूरज की रोशनी जब निकल रही होती है तब वो एक्टिवेट होती है, हमें जगाती है। हमारे
ब्रेन से नीचे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वो हमें मसल को, मांसपेशियों को थोड़ा थोड़ा जगाना चालू करता है कि भाई जगो, सूरज की रोशनी निकल रही है। लेकिन अगर आप सोए ही हैं 2 बजे 3 बजे 2 बजे सही। तो आप कहां से जगेंगे? लेकिन अगर आप सूरज की रोशनी निकलते जैसे आपकी मांसपेशियां एक्टिवेट हो रही हैं, जग जाते हैं, और एज क्लोज टू सनसेट, सूरज की रोशनी जब खत्म हो रही है, आप सो जाते हैं, तो अगर आप सो जाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल साइंस ने प्रूव किया। हमारे ऋषि मुनि क्या कहते थे? ऋषि मुनि यही कहते थे कि भैया सुबह जगो और रात को खाना सूर्यास्त के समय खत्म कर दो। अब बिहार में जैन धर्म चालू हुआ, महावीर को लोग, जैन लोग बड़े ये तोप बनते हैं कि भैया देखो हमारे जैनी लोग हैं। अरे जैनी नहीं है वो, साला हमारा परंपरा में, हमारा ये भारत की परंपरा थी कि बिल्कुल खाना उसी समय खा लो, कि आप, लाइट नहीं थी हमारे पास तो उसी समय खाना खा लेते थे, कीड़े ना गिरे खाने में। उस समय खाना खा लिए तो कब खाना खाएंगे? सूर्योदय होते खा लिए और सूर्यास्त से पहले खा लिए। अब ये स्वस्थ रखता था। हम उसी इवोल्यूशन के पैदाइश हैं, होमोसेपियंस हैं। हमारी पैदाइश हुई जो हंटेरियन कल्चर से रिगेनियन कल्चर आया। हम लोग सिविलाइजेशन में जब डेवलप हो रहे थे, हम उसी डीएनए वाले लोग हैं। हमें वही चाहिए कि जितना हो सके आप सूर्यास्त के पहले खाना खत्म करें, एज क्लोज टू, जो आपने बात कही भाई, कॉर्पोरेट कल्चर है, अब वो आपको गुलाम बनाएगा। तो जितना हो सके आप क्लोज टू सनसेट सो जाएं, जितना हो सके। अब कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। एक, आप ही विश्व गुरु बन जाएं, आप नौकरी देने लगे, आप कॉर्पोरेट कल्चर करें कि भैया हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से हम काम करेंगे। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो कर लीजिए, नहीं है तो जितना हो सके अपने आप को मॉडिफाई कीजिए और उसको अमेरिका कल्चर के हिसाब से कर लीजिए। सही बात। जी, लेकिन दौर ऐसा है कि उसमें इतना मतलब नहीं हो पाता है, और फिर आजकल की समस्याएं भी आप जानते ही हैं किस तरह की होती हैं। एक चीज सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एक समस्या पैदा हो रही है स्ट्रेस की, क्योंकि हमारे साथ एक समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याओं का पुतला बन चुके हैं आज। हम जब सन को नहीं ले रहे हैं तो हमें सन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम काफी ज्यादा समय उसमें बिजी रहते हैं। ऑफिस से आते हैं, घर के कामों में होते हैं, स्ट्रेस होता है, दुनियादारी से चीजें होती हैं। एक मानसिक समस्या जो है वो कितना इस कैंसर को बढ़ाने में जो है वजह बन रही है आज। देखिए, बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल कारण है कैंसर का। इनडायरेक्टली थोड़ा लंबा प्रोसेस है। स्ट्रेस से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है सेल के अंदर, जो मैंने कहा कि बीमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, कैंसर बीमारी नहीं है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के पीछे की वजह मेंटल स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जनरेट होता है हमारे सेल में, वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कराता है। वो कैंसर कारण डीएनए हमारा डैमेज करता है, बार बार डीएनए डैमेज होगा, कैंसर होगा, हार्ट अटैक भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगा, डायबिटीज भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस तो भाई काम है, स्ट्रेस होगा। एक बात बताइए, सारे दर्शक जरा डिकोड करें कि आपका स्ट्रेस है क्यों। एक, आप ज़ॉम्बी स्क्रॉलर हो गए हैं, मोबाइल पे रील देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी रंगमंच का जो आप देख रहे हैं ये देखना बंद कीजिए। इसको कहते हैं एक्टिव स्क्रीन टाइम। मतलब आप जो देख रहे हैं, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को खट 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 चला रहा है, एक्टिव स्क्रीन टाइम। एक देखते हैं रील, जो 1 मिनट से कम का आप स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे ज़ॉम्बी स्क्रॉलर।
और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी कि एक महीने में एक इंसान ऑन एन एवरेज 12 किलोमीटर थंब से स्क्रॉल करता है। 12 किलोमीटर, उतना इंसान पैदल नहीं चल रहा है आज। तो स्ट्रेस की वजह हुई डिजिटल स्ट्रेस। आप ये देख रहे हैं कि फेसबुक पे किसी ने डाला कि मेरा दोस्त स्वीडन चला गया, आपको स्ट्रेस हो गया। क्यों भैया? दूसरा आपका स्ट्रेस, आप जब काम खत्म करके आए तो आप ईमेल पे जवाब देके आइए, डेस्क पे छूटा हुआ काम करके आइए, अगर जो बच गया अगले दिन करना है तो उसको वहीं छोड़ के आइए, घर आइए अपने को लेके। तो कैसे आ सकते हैं? मैं इसका फॉर्मूला हर समय देता हूं, GOD। अब लोग समझते हैं गॉड, मैंने गॉड को देखा नहीं है, कैंसर सर्जन हूं, रोज शरीर को खोलता हूं, लेकिन गॉड कहीं दिखा नहीं, इसलिए मैं मानता नहीं गॉड होता है। लेकिन GOD, G फॉर जनरेटर। हमारे हिंदू परंपरा में क्या है कि ब्रह्मा को बोलते हैं कि हमारे सृष्टि के रचयिता हैं। तो हर इंसान अपना रचयिता सुबह बन जाए, बी जनरेटर ऑफ योरसेल्फ। सुबह जब जगें तो अपने दिन की पूरी परिकल्पना कर ले कि आज मैं जगूंगा, इतने बजे निकलूंगा, ऑफिस जाऊंगा, ट्रैफिक जैम होता है दिल्ली NCR में, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तो इतना मार्जिन में लेके चलूंगा, टेबल पे जाऊंगा, 5 मिनट में रिलैक्स करूंगा क्योंकि ट्रैफिक में ड्राइविंग करके जा रहे हैं, ट्रैफिक में जाम में हो रहा है, तो ये मार्जिन लेके जाऊंगा, बैठूंगा, शांत होके बिल्कुल मन शांत करूंगा। दिन में भी ऑर्गेनाइजर, ओ विष्णु, पूरे दिन में दोस्त आएंगे, आप बिल्कुल विष्णु भगवान की तरह, शेषनाग की तरह आपके दोस्त आएंगे फन मारने, आप बिल्कुल रिलैक्स होके अपना काम करिए, जो सुबह ब्रह्मा बन के आपने डिसाइड किया वो करते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और शाम को जब घर लौटे, बी डिस्ट्रॉयर, संहारक, शिव का रूप लेके, जो भी ऑफिस की टेंशन है सबको वहीं छोड़ के घर आइए, गौरव खरे एज इट इज घर लौट रहे हैं, संहारक मतलब ऑफिस को ही छोड़ा है। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये बन के कई फिल्म इंडस्ट्री वाले भी हमारा चुरा चुरा के डालते रहते हैं ये सब तो फॉर्मूला। लेकिन हर इंसान कॉर्पोरेट में काम करने वाला ऐसा हो जाए, जैसे ही आइएगा रात को बिल्कुल अच्छी नींद आएगी, अच्छे से सो जाइए, सुबह जगिए, फिर से ब्रह्मा के रूप में आइए, ध्यान लगाइए, प्राणायाम कीजिए, अष्टांग योग कीजिए, देखिए कौन सी बीमारी आपको पकड़ती है। कोई बीमारी पकड़े तो मुझे पकड़िए कि डॉक्टर साहब आपने कहा था ऐसे ऐसे करो, बीमारी पकड़ लेगी, तो मुझे पकड़ना, मुझे पकड़िए, बीमारी नहीं पकड़ेगी, बीमारी है ही नहीं। जी। तो इसमें एक उदाहरण नहीं कि जैसे सर ने बताया कि भाई गॉड भगवान को मानिए, लेकिन अपने शरीर का जो गॉड है वो आपको खुद बनना पड़ेगा, तभी आप उसका आगे कर सकते हैं। इसके साथ ही सर एक चीज और भी है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो है सिर्फ खाने पीने से ही हो रही हैं, और खाने पीना सिर्फ बहुत सारा खाना पीना जो होता है वो हमारे घर से शुरू होता है, हमारे किचन से शुरू होता है। कुछ खाना हम जब बाहर जाके भी खाते हैं वो कैसे नहीं हो सकता, ऑफिस की वजह से हो सकता है, चीजें होती रहती है। लेकिन कुछ टाइम पहले मैं सोच रहा था क्यों ना ऐसा किया जाए कि पुराने दौर में जिस तरह हम सामान खरीदते थे, हम उसको कुछ ऐसा ही किया जाए, किचन में जो सामान आ रहा है वो खुला सामान लेके आए, या मतलब जैसे हम लेते थे पहले, और अब पैकेट फूड को कम कर दिया जाए। क्यों ना ऐसा किया जाए कि चावल रखने के जो कंटेनर है वो प्लास्टिक का ना रहे, वो किसी चीनी मिट्टी का बर्तन हो जाए। तो ये क्या बदलाव को सर करेंगे, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। अब बड़ा बड़ा साधारण है, मैं कहता हूं डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर। आप भाई जहां भी रह रहे होंगे, दिल्ली NCR वाले तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं, महाराष्ट्र वाले भी नहीं कर सकते हैं, जो खासकर मेट्रो सिटी, ये सबके पास गांव है। राइट। आप अपने गांव में, जो मैंने किया था, अब तो मेरे पास अपना खेत है, सब कुछ है, मैं अपनी खेती करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप खेती ना करें, अपने पास के जाएं, अपने गांव, अपने पास में गांव में, आपका गांव नहीं हो तब भी जाएं, किसान से बात करें, आप उनसे कहें कि देखो ऐसा है कि 5 बीघे खेत मेरे नाम करो। अब मेरे नाम में क्या है, गौरव खरे हो जाए और नवार्ड टाइम्स के 3-4 और मेंबर मिल जाएं, आप जाके उनसे बात कर लीजिए कि देखो भाई इसमें इंसेक्टिसाइड मत डालना, फर्टिलाइजर मत डालना,
इसमें गेहूं जितना हो हम ही लोग लेंगे, ज्यादा हो तो कम हो तो, और एज इट इज प्रोक्योर कर लेंगे तुमसे। तो किसान भी कहेगा भैया जब मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहूंगा। अब इसमें बिचौलिया नहीं हुआ। दो साइंस है, फूड साइंस, न्यूट्रिशन साइंस। फूड साइंस क्या है कि जब खेत में अनाज उपजा, खेत में कोई सामान उपजा जो फार्म में हुआ, वहां से हमारे होंठ तक, मुंह तक जो आ रहा है, इसको कहते हैं हम फूड साइंस। क्या उसके साथ किया गया, ये साइंस ने किया कि उसमें फाइबर निकाल लो, एंटीऑक्सीडेंट निकाल लो, ये केमिकल मिलाओ, ऐसे प्रिजर्वेटिव डालो, उसको उत्पाद बढ़ाने के लिए कुछ करो। तो फूड साइंस पे गौरव खरे ने कब्जा कर लिया कि भैया फूड साइंस हम डिसाइड करेंगे, इसमें फर्टिलाइजर मत डालो, इंसेक्टिसाइड मत डालो, इतना ही हमें फसल चाहिए। न्यूट्रिशन साइंस क्या है, जैसे आपने खाना अंदर डाला, ये हमारे कोशिकाओं में गया, और कोशिकाएं ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, जिसको मैं बीमारी कह रहा हूं, कोशिकाएं कहेगी थैंक यू गौरव भाई, थैंक यू, आपने क्या खाना दिया है, हमें विरोध करने की जरूरत नहीं है, मैं कैंसर नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत शांत हूं। जैसे 142 करोड़ जनता भारत की रहेगी, हम भी 30 ट्रिलियन लोग, आपकी कोशिकाओं के लोग शांत रहेंगे, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं आपका, क्योंकि आपने खाना अच्छा दिया। कितनी छोटी सी बात है। अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसा क्यों हुआ, अब कैसे करें। अब लोग सोच रहे होंगे यार डॉक्टर साहब इतना अनडुएबल कर रहे हैं, मैं डुएबल बात कह रहा हूं। ब्राजील ने एक क्लासिफिकेशन निकाला प्रोसेसिंग ऑफ फूड का, जिसने नोवा 1, 2, 3, 4, 3, 4 को कहा प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो जिसपे प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो लिखा हुआ, वो आप मत खाएं। अब लोग कह रहे हो भारत में क्या करें, भारत के लिए मैंने एक क्लासिफिकेशन दिया, भगवान की रसोई, एज इट इज, जो मैंने अभी फॉर्मूला दिया है भगवान की रसोई है, कि खेत से सामान निकला आपने खाया, एज इट इज भगवान की रसोई, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन जो भारतीय रसोई में बन रहा हो, वो इंसान की रसोई है, वो खाएं, उससे कैंसर नहीं होगा, हार्ट डिजीज नहीं, बीपी नहीं, शुगर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मतलब दाल भात चोखा रोटी सब्जी जो भी आपको खाना है, उसका फॉर्मूला बताएंगे। इंसान की रसोई, शैतान की रसोई, लाल पीले पैकेट फूड, पैक्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो आपके लिए बनाए, शैतान है वो आपके, वो खाना बंद कर दें। जैसे आप बंद करेंगे आपकी बीमारी रिवर्स होने लगेगी, आपको लगेगा कि यार ये खाने की इतनी बड़ी अहमियत है, आपको सच में रियलाइज होगा कि डॉक्टर साहब ने सच में कहा था कैंसर बीमारी नहीं है, बीपी बीमारी नहीं है, हार्ट अटैक बीमारी नहीं है, ये सच में आपको रियलाइज होगा। इसको रिवर्स करना है। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो सब सुन रहे हैं कि प्रकृति के साथ जुड़े, प्रकृति का जो प्राकृतिक तरीके से दिया गया है उसी का ही सेवन करें, और उसमें आप जो आज के दौर की जो चीजें हैं, जो हम आविष्कार जैसे कह रहे हैं डालकर और रसायन वगैरह मिलाकर हम जो खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर का शोषण कर रहे हैं। यानी कि हमने बड़े बड़े शब्द बनाए, बाल शोषण बनाया, महिला शोषण बनाया, पुरुष शोषण बना दिया, सब तरह शोषण बनाए, लेकिन कभी हमने सुना है कि हमारे शरीर के लिए कभी कभी कहा हो कि हम जो है हमारा स्वास्थ्य शोषण कर रहे हैं, वो शायद हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो बोलना हमें लगता है हमारा अपमान हो जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज करने की जरूरत है सर। अब तो चलिए, ये तो सवाल वो हो गए जो हमें करने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से मोटा मोटा लोग समझ भी गए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कैंसर से जुड़े सवालों की, जहाँ पे हम लोगों के अंदर कुछ चीजें मिथक हैं, और समय भी कम रह गया, इसके सारा जल्दी जल्दी उसके जवाब हो जाए। तो सबसे पहला सर सवाल जो मेरे दिमाग में है, और मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि चौथी स्टेज का जो कैंसर है वो ठीक नहीं होता। ऐसा कितना सही है? क्या इसमें ठीक ना होने में भी हमारी ही कमी है, या हम कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ठीक नहीं होता है? उसके बारे में बताएं। जी देखिए, चौथे स्टेज का कैंसर का मतलब होता है कैंसर जिस अंग से निकला, जो मैंने कहा आतंकवादी की तरह दूसरे अंग में पहुंच गया, दूसरे अंग में पहुंच गया। अभी हमारा मॉडर्न साइंस यही कहता है कि उसको हम ठीक नहीं कर सकते। मतलब स्टेज 4 इज नॉट क्यूरेबल। इसका मतलब क्या है कि हम लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बढ़े लाइफ में तकलीफ नहीं होने दे सकते हैं, लेकिन
वो कैंसर जड़ से खत्म हो जाएगा, ऐसी बात हम नहीं कर पा रहे हैं। मॉडर्न साइंस यही कह रहा है। कुछ ठीक। बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह कर रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं कि हम ठीक करते हैं, जिसमें गौमूत्र, गोबर और खाने पीने बहुत सारे तमाशे चल रहे हैं, उसके गुमराह में ना पड़े। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कैंसर ना हो, और कैंसर हो भी तो अर्ली स्टेज में पकड़ में आए, ताकि उसको हम ठीक कर दें। ठीक है। इसी में एक सवाल ये था सर कि कैंसर आपने पहले कहा कि चौथा जो स्टेज है उसमें जड़ से खत्म नहीं होता है, लेकिन हम उसकी लाइफ स्टाइल जो है बढ़ा सकते हैं व्यक्ति की। लेकिन तीसरी, सेकंड और फर्स्ट स्टेज जो होता है, क्या इनका इलाज कंप्लीट हो सकता है? और अगर होने के बाद क्या ऐसा कुछ रहता है कि वो दोबारा हो जाए? हेलो। जी जी। आप मेरे सवाल सुन पाए सर? जी, आप कुछ फर्स्ट स्टेज के कैंसर की बात कह रहे थे। मैं पूछ रहा था कि जैसे चौथा स्टेज पे तो हम क्लियर हो गया कि भाई ये कैंसर जो है जड़ से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज जो है इसमें क्या कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाता है? क्या ऐसे ही कुछ स्टेज है जहाँ पे कैंसर दोबारा रीजनरेट नहीं होता है? बिल्कुल, कैंसर इज क्यूरेबल। अगर ये भी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं तो इसका मतलब है भाई इतनी सर्जरी कर चुका और इतने मरीज हैं जो क्योर हो चुके हैं, मतलब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। और जो अब काउंसलर का काम कहते हैं, जो मरीज, डॉक्टर नहीं है, मरीज दूसरों को समझाते हैं भाई कैंसर ठीक हो जाता है, कैंसर क्यूरेबल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बात को समझिए। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, ऑपरेशन हुआ, पूरी तरह उसको कैंसर सर्जन ऑपरेट करे। आज इसमें भी मैं क्यों कर रहा हूं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं कैंसर हो गया, जीआई का डॉक्टर कहता है कि मैं पेट का कैंसर सर्जन हूं। भैया तुम कैंसर सर्जन कब हो गए भैया? कैंसर सर्जन की अलग पढ़ाई एमसीएच ऑन्को सर्जरी होती है, उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और कैसे हैंडल करना है, कब कीमो देना है, कब रेडिएशन देना है, कब ऑपरेट करना है, कब नहीं करना है। वैसे गायनी के डॉक्टर कह रही है गायनी के कैंसर हो गया है, ईएनटी का डॉक्टर कह रहा है मैं मुंह का कैंसर करता हूं, ईएनटी हेड एंड नेक का कैंसर करता हूं, कोई ब्रेस्ट कैंसर कर रहा है। भैया ये कब हुआ? जब भारत सरकार की नीति जब बनी कि कैंसर सर्जन अलग पैदा करना है, कैंसर फिजिशियन अलग पैदा करना है, तो ये ऑर्गन स्पेसिफिक। अब क्या हुआ, क्यों मैं कहता हूं कैंसर हो गया, ये कॉर्पोरेट कल्चर आया। जो बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, अस्पताल जो बने हैं प्राइवेट वाले, इन्होंने सस्ते डॉक्टर पकड़े, ईएनटी को पकड़ा कि तुम ऐसा करो कि ईएनटी का भी इलाज करो और साथ में मुंह का कैंसर कर लो। जीआई वाला को पकड़ा, तुम गॉल ब्लैडर का मतलब गॉल स्टोन का करो, मतलब पित्त की पथरी का भी इलाज करो और कैंसर का भी कर दो सस्ते में। कैंसर सर्जन, भाई हम लोग जब गए थे तो 4 सीटें थी एमसीएच की, हम लोग थोड़े थे भी, प्रीसियस लोग थे और महंगे लोग भी थे, तो कॉर्पोरेट हमें अफोर्ड नहीं कर पाया। हम भी तुर्रम कि भैया हम तुमसे सैलरी पे नहीं आएंगे, जो ऑपरेशन करेंगे हम उसी का चार्ज लेंगे। अब इसका कॉर्पोरेट कल्चर ने क्या फायदा उठाया, कहा ऑर्गन स्पेसिफिक हम करेंगे। अब मीडिया भी उसको चलाई जा रही है ऑर्गन स्पेसिफिक। अरे ऑर्गन स्पेसिफिक कब हुआ यार, वो तो कब बनी, और उसी को सरकार भी फॉलो करने लगी। ये भी पलट के देखा कि एमसीआई के नॉर्म्स में क्या लिखा है, सुपर स्पेशलिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब ये मैं बड़ा टेक्निकल बात कर रहा हूं, लेकिन दर्शक जो देख रहे हैं उनको समझना चाहिए कि भैया तुम किसके किसके पास जा रहे हो ऑपरेशन कराने, किसके पास जा रहे हो इलाज कराने कैंसर का, कैंसर ठीक हुआ क्यों नहीं? उसका कारण ये था कि वो कैंसर का काबिल डॉक्टर नहीं था। इस पे ध्यान देना है। दूसरा, ऑल्टरनेटिव व्यवस्था। कैंसर हर समय होलिस्टिक इलाज होना चाहिए कैंसर का। होलिस्टिक का मतलब क्या है कि ऑपरेशन अगर हो रहा है, कीमो होना है, रेडिएशन होना है, जो भी होना है, उसका डाइट क्या होना चाहिए। आयुर्वेद से भी हम सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेद गौमूत्र नहीं है, गोबर नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद के कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है, किसी संहिता में अगर वर्णन है तो मुझे बता दीजिए। सबने मना किया। जो पढ़े लिखे डिग्रीधारी आयुर्वेद के वैद्य हैं वो नहीं मानते हैं कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है। चलिए, लेकिन आयुर्वेद का क्या रोल हो सकता है? आयुर्वेद का रोल हो सकता है जो ग्लाइकेशन ऑक्सीडेटिव स्टेज जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, वहां पे खाना पीना कैसा होना चाहिए, क्या बदलाव करें,
नेचुरोपैथी का हो सकता है, योगा का हो सकता है, होम्योपैथ का हो सकता है, अपने सिद्धा का हो सकता है। इन सबको मिला के होलिस्टिक अप्रोच अगर हम कैंसर का करें तो भारत सच में कैंसर के इलाज में विश्व गुरु बनेगा। कि ये 6 पद्धतियां विश्व में किसी के पास नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन हमने ले लिया विश्व से, लेकिन आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, नेचुरोपैथ, योगा, ये हमारे पास है। हम विश्वगुरु सच में कैंसर के बन सकते हैं, लेकिन इन बेवकूफों को समझ नहीं आता है कि भारत के पास जितनी परंपराएं हैं कैसे इसको जोड़ें। सब ईगो में है। मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर ईगो में है। आयुर्वेद के नाम पे कोई भगवाधारी व्यापारी आ जाता है, वो अपना बिना डिग्री लिए कुछ भी बोलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिग्रीधारी पढ़े लिखे लोग आए और ईगो को हटाएं, सब जुड़े और कहें कि भैया देखो, हमें एक बार भारत के लिए काम करना है, एक बार काम करना है। और एक डॉक्टर की जिंदगी कितनी होती है? 30 साल। 30 साल, 35 साल में चालू करता है, 65 साल तक काम करता है। 30 साल की उम्र में ये सारे ईगो हटा के डॉक्टर जुड़ जाएं, कहें भारत के लिए हमें काम करना है, भारत से एक कैंसर की परंपरा ऐसे निकालनी है, सब लोग मिलके कैसे इलाज करें। और देखिए उसी दिन ऐसा क्लिक करेगा। मैं बता रहा हूं, अमेरिका आएगा हमारे पास, नतमस्तक होने आएगा कि भैया कैंसर के इलाज का ये क्या निकाल दिया आप लोगों ने। आप कहिएगा डॉक्टर साहब अगर ऐसा ही है तो आप क्यों नहीं करते हैं? मैं तो कर रहा हूं। आयुर्वेद के डॉक्टर मेरे साथ जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, सब लोग, हम लोग मिलके, हम लोग छोटे लोग हैं। अब कहिएगा कि नेता बन जाइए, हेल्थ मिनिस्टर बन जाइए। कई लोग कहते हैं, हमारे यूट्यूब पे लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं कि आप हेल्थ मिनिस्टर बन जाइए। भैया अगर यही बनना होता है, डॉक्टर किस लिए बने? नेता बनना होता है, काहे को हमें नीचे गिरा रहे हैं? सर एक चीज एक हमारे रीडर हैं, दर्शक हैं, रानू पांडे, उन्होंने सवाल किया है कि हम एक सही डॉक्टर और सही हॉस्पिटल को कैसे चुनें? देखिए, अस्पताल तो बिल्कुल, अस्पताल चुनने की बात जब तभी आती है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल की बात होती है। अस्पताल महंगा, इलाज महंगा, इसकी बात तभी आती है, चुनने की बात तभी आती है कि प्राइवेट की बात होती है। हम डिमांड करें सरकार से, जिसको हम चुन के भेजते हैं, कि भाई सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्राथमिकता हमारी है और सरकारी अस्पताल हमारे पास मुहैया कराओ, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, चाहे बेसिक इलाज हो। अगर कहिएगा कि इसमें टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल लग सकते हैं, लेकिन मांगना चालू करिए। जैसे आपने राम मंदिर मांगा, मिला, 370 मांगा, मिला, तो आप मांगिए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी प्राथमिकता है। तब तक आप डॉक्टर चुनिए, अस्पताल मत चुनिए प्राइवेट वाला। अस्पताल सारे साले धोखेदार हैं, सारे अस्पताल धोखा देते हैं, क्योंकि वो बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, वहां एक नॉन डॉक्टर बैठ के एमबीए करके आता है, वो सिर्फ पैसा नोट गिनने के लिए आता है, कैसे कमाएं। तो आप किसी डॉक्टर को पकड़िए, उसका क्रेडेंशियल क्या है, उसके इलाज की मरीज से पूछिए कि डॉक्टर कैसा है। हो सकता है ज्यादा अच्छा डॉक्टर हो तो थोड़ा व्यस्त हो सकता है, डॉक्टर कम मिलेगा, ये हो सकता है, लेकिन उसे टाइम लीजिए। जैसे भी हो भाई, डॉक्टर मरीज का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए ना कि बिल्कुल भाई बंधु का रिलेशनशिप, कि अरे डॉक्टर साहब आप ही से मिलना है, आप जहां मिल रहे हैं हम वही मिलेंगे। ये करिए और डॉक्टर को जाके मिलिए। क्रेडेंशियल कैसे करेंगे? डॉक्टर डिग्रीधारी हो, भारत के, खास करके भारत के सरकारी कॉलेज से पढ़ा हो। कई लोग इस पे भी मुझे ये करते हैं कि आप तो आरक्षण का विरोध करते हैं। हाँ मैं करता हूं। मैं बोलता हूं कि मेडिकल में आरक्षण नहीं होना चाहिए, जैसे डिफेंस में नहीं है, डीआरडीओ में नहीं है, मेडिकल में आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, सरकारी कॉलेज से पढ़ा डॉक्टर हो तो मतलब आरक्षित ना हो, प्राइवेट से ना पढ़ा हो, डोनेशन दे के नहीं गया हो, उस डॉक्टर के पास जाइए, उस इलाज को करने के लिए उसका प्रॉपर डिग्री हो। जैसे कैंसर का इलाज कर रहा हो, सर्जरी करना हो तो एमसीएच कैंसर सर्जरी में हो, हार्ट का इलाज कर रहा हो डीएम कार्डियोलॉजी हो, आयुर्वेद का इलाज कर रहा हो तो बीएमएस हो, डिग्रीधारी हो आयुर्वेद का। इसी तरह से डिग्री देखिए, सरकारी कॉलेज का हो, अनारक्षित डॉक्टर हो, उसके पास जाइए। समय हो सकता है आपको लंबा मिले, लेकिन उससे मिलिए, एक बार तो मिलिए। ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, हमारी नीति यही थी भारत की, ये पर्दा डाला कॉर्पोरेट ने।
सारे व्यापारियों ने पैसे लगाए, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट के खोले, वहां पे डोनेशन पे लोगों को पढ़ाया, फिर प्राइवेट अस्पताल बनाया, फिर आपको बेवकूफ बनाते हैं। वहां पे सारे नॉन डॉक्टर बैठ के इलाज कर रहे हैं। तो इतना करना है, कैसे चुनना है, कोई बड़ी इसमें ये नहीं है। जो हमारी विधा थी भारत की, उसी विधा पे चलना है। बहुत साधारण है। जीवन में सहज रहिए, सरल रहिए, तरल रहिए, बस। और इसके साथ ना सर, जो आप ये सब कह रहे होते तो किसी ने मुझे मैसेज किया कि डॉक्टर आप जो हो इतने ऐसे मतलब क्लियर बोल रहे हैं, जब वो सुबह अपने हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या मतलब क्या क्या करते हैं, कैसा होता है माहौल, कि भाई आपने तो कल ऐसा बोला था। जी, आपका सवाल क्या था कि कल हॉस्पिटल जाएंगे तो? मैं कह रहा हूँ, किसी ने मैसेज किया मुझे कि डॉक्टर साहब देखिए खुल के बोलते हैं, हमेशा आप बोलते हैं, ये तो हमें पता ही है। और जब सर डॉक्टर साहब हाँ, जो हैं कल कल सुबह मैं जब हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाऊंगा, जाएंगे कल तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, कल भी यही बोलूंगा। अरे मैं बहुत बहुत जी। तरलता से रहता हूँ, बहुत सरलता से रहता हूँ। और मेरा खाना 2:30 बजे हो जाता है, खाना खा चुका हूँ, आपका लाइव करूंगा, थोड़ी देर में सो जाऊंगा। मैं सच में ऐसा ही इंसान हूँ, जी बिल्कुल सर। क्योंकि मैंने सर जीवन को जिया है जी और मैंने जी देखा है जीवन को बहुत पास से। अब मैं अगर कहूं, शमशान वैराग्य कोई चीज होती है, कैंसर सर्जन के अलावा कोई नहीं देखता है। रोज मैं शमशान वैराग्य में जीता हूं। जीवन मौत के और बीच आप में जी लोग मुझे देखते हैं कि मैं खड़ा हूं बिल्कुल तो ये बच जाएंगे, मैं खड़ा नहीं हूं तो ये नहीं बचेंगे। वहां जीता हूं, इसलिए मुझे कोई बनावटीपन की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं जी। बहुत सरलता से बात कर रहा हूं कि कल भी वहां जाऊंगा वही। हाँ, उपलब्धता मेरी कम हो सकती है। कई लोग हम्म शिकायत करते हैं कि आप नहीं मिले, हम्म और गूगल पे रिव्यू भी डालते हैं कि डॉक्टर नहीं मिला, हम्म 1 स्टार डालते हैं। डालो 1 स्टार यार। अब मैं एक हम्म सर्जन हूं यार, सर्जरी करने में अंदर हूं, कैसे मिलूं? तुम टाइम लेके हम्म आए थे, तुम नॉन मेडिको से, नॉन डॉक्टर से टाइम गूगल पे लेके आए होगे, तो आओ लेके। अरे मुझसे हम्म पूछो ना, मैं कब मिलूंगा? हाँ, उसके लिए मैं हम्म माफी चाहता हूं, जो 1 स्टार डालते हैं उनके लिए माफी है। जी। और ये मतलब जो लोग डालते हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, जो 1 स्टार डालते हैं या नेगेटिव कमेंट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि ऐसा आपके साथ नहीं है। मैंने भी सर, मुझे जहाँ तक याद है मैंने परसों आपसे कांटेक्ट किया था इसके लिए, तो आप ऑलरेडी सर्जरी में थे, तो फिर हमने फिर टाइम लिया, फिर ऑर्बिट किया तो जाके आपसे हमारी बात हो पाई। तो काम की जो आप कमिटमेंट है तो पूरी करनी ही पड़ती है। तो ये चीज़ होती है। सर एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि एक सर्जन के तौर पर आप हर तरह के मरीज से मिलते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं, अभी उनके परिवार के लोग भी होते हैं। आप सबसे ज़्यादा आज के समय में मरीज की तरफ से और उनकी फैमिली की तरफ से सबसे बड़ी क्या समस्या का सामना आती है आज के दौर सबसे सबसे बड़ी समस्या आती है, कैंसर हो गया मतलब लोग समझते हैं में? डेथ। अब देखिए, डेथ का मतलब है मौत। हुँ, अब यहीं पे लोग समझते हैं जिंदगी खत्म हो गई। तो हुँ, चलिए इस पे एक उस्ताद का शेरो शायरी करते चलें। जिंदगी क्या है हुँ, अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या हुँ, है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। व्हाट इज हुँ, लाइफ? हुँ, जितनी चीजें हम जमा करते हैं, उसके घटक को मिलाना ही जीवन है, और हुँ, उस घटक का बिखर जाना मौत है। तो डेथ क्या, फिजिकल डेथ हुँ, ही डेथ है? फाइनेंशियल हुँ, डेथ, पैसा कितना लगेगा? हुँ, सोशल डेथ, हुँ, क्या हम काम पे जा पाएंगे हुँ, नहीं पाएंगे? हुँ, इमोशनल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ, मतलब डेथ हुँ, कई हो सकती है। तो हुँ, जैसे मैं गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद जब गया, तो पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी कैंसर एंड इमोशन, उसकी पहली लाइन थी, 50% हुँ, ऑफ द पेशेंट डाइज द मोमेंट यू डिक्लेयर यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। कैंसर। तो बाद में डिस्क्राइब किया ऑथर ने कि वो डेथ एक्चुअल डेथ नहीं है 50%। कोई हुँ, इमोशनल डेथ में जाएगा, कोई साइकोलॉजिकल डेथ में जाएगा, कोई फाइनेंशियल डेथ हुँ, में जाएगा, पैसे नहीं होंगे इलाज। हुँ, भारत में हुँ, सबसे बड़ी समस्या पैसे की। इलाज कैसे कराएं? हुँ, इलाज बहुत महंगा है। तो हुँ, इलाज महंगा सस्ता की बात तब आती है, जो मैंने बात कही कि भाई आप अगर प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तभी तो महंगा सस्ता की बात है। तो पहला हुँ, डिमांड चालू कीजिए कि इलाज सरकारी में हो, नंबर 1। हुँ, नंबर 2, हुँ, महंगा क्या हो? सर्जरी महंगी नहीं होती है, हुँ, कीमोथेरेपी महंगी है, दवाइयां महंगी है। राइट। तो दवाई हुँ, का एमआरपी कौन निर्धारित करता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट, जी, एनपीपीए एक्ट है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ जी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जिसपे मैं कब से कह रहा हूं कि भैया कैंसर की दवाइयां, ये जो दवाइयां हैं उस पे कैपिंग करो। तो हुँ, 492 दवाइयों पे ये जो अभी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं लोग, इन्होंने कैपिंग करी 492। हुँ, उस पे लिखा हुँ, कि एसेंशियल ड्रग्स पे कैपिंग कर दी। मैंने कहा कि भैया कौन सी दवाई नॉन एसेंशियल है कि सुबह आज जगे, आज हम भुंजा खाएंगे, दवाई लाओ, पैरास्टामोल लाओ, क्रोसिन लाओ, काल्पोल लाओ, हम खाएंगे आज। दवाई जब हुँ, बोल रहे हो तो ऑल ड्रग्स आर एसेंशियल ड्रग्स। सब सही। तो जी, कैंसर की, हार्ट की, इन सब दवाइयों पे कैपिंग कर दो। क्यों मैं हुँ, कह रहा हूं ये बात? डॉक्सीट्रैक्सल एक दवा है, कैंसर में हुँ, चलती है। इस पे 17,000 एमआरपी था। हुँ, इस पे जो लोग डायरेक्ट जाके होलसेल से लेते थे वो 2,000 रुपए में मिल हुँ, जाती थी। हुँ, अब उस पे एमआरपी कर दिया गया 1,700 रुपये। तो भाई जब हुँ, 17,000 में बिक रही थी तब कहां थे? और ये दवाइयां, हुँ, जो दवाइयां बिकी, इसके पैसे कहां गए? हुँ, तो अस्पतालों ने हुँ, लूटा। अस्पताल किसके हैं? बिजनेस प्रमोटर के हैं। हुँ, ये लालाओं के अस्पताल हैं सारे। वो हुँ, बिल्कुल दवाइयां को बेच के पैसे कमा रहे थे। तो इस पे डिमांड कीजिए, हमें हुँ, जागरूक होना पड़ेगा। और आप हुँ, गौरव भैया पूछ सकते हैं, दर्शक भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप इतना खरी खोटी बोलते हैं। भाई डॉक्टर हुँ, ही बोलेगा, क्योंकि हम हेल्थ केयर के अंदर हैं, हमें मालूम है क्या क्या सही कमियां बात। हैं। हुँ, लेकिन उसके लिए हुँ, डॉक्टर को बिल्कुल निष्पक्ष होना पड़ेगा। ये होना पड़ेगा, डॉक्टर हुँ, ही कमीशन खा रहा हो तो बोलेगा क्या? तो हुँ, डॉक्टर को निष्पक्ष होकर बोलना पड़ेगा कि भाई ये कमीशन का धंधा बंद करो। यहाँ पे लोग टीवी खरीदने नहीं आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हुँ, डॉक्टर साहब टेलीविजन पे इतना जीएसटी है, इस पे आप तो मेडिकल में बोलते रहते हैं। मैंने कहा मत देखो हुँ, टेलीविजन। लेकिन बीमार होगा तो कहां जाएगा? अस्पताल जाना पड़ेगा भाई। हुँ, हुँ, बस इतनी इतनी छोटी सी बात है कि आपको इतना जागरूक होना है दर्शकों को, कि आप डिमांड कीजिए कि भाई स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है और ये मुहैया कराइए। तो कैसे मुहैया? हुँ, सरकारी अस्पताल में इलाज मुहैया कराइए। हुँ, जब तक उपलब्ध नहीं है, पीपीपी मोड कीजिए, पब्लिक हुँ, प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे हुँ, कोविड में किया था, कि बेड पे हुँ, कैपिंग कीजिए, कि कोई भी अस्पताल इससे ज्यादा चार्ज ना करे। डिमांड कीजिए, हुँ, हर एमपी को आप डिमांड रख दीजिए और सदन में उठाएगा, सदन में एक्ट पास हो जाएगा, प्राइवेट अस्पताल के कैपिंग हो जाएगी। तब तक आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराइए। और ये खर्चा, खास करके कैंसर का, डायबिटीज का, हार्ट हुँ, डिजीज का खर्चा सरकार देगी। क्यों देगी? क्योंकि कैंसर तो बेचा जा रहा है ना। अगर हुँ, प्रदूषण कम हो जाए, सारी ऐसी समस्याएं कम हो जाए, फूड एडल्ट्रेशन कम हो जाए, प्लास्टिक कम हो जाए, तो कैंसर नहीं होगा। तो 10 साल तक हुँ, सरकार उसको स्पॉन्सर करे, पीपीपी बोर्ड को, आपका इलाज हुँ, हो, और तब तक सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। आप सोच रहे होंगे डुएबल नहीं है, डुएबल है। हुँ, डिमांड करके देखिए ना। हुँ, 500 साल हुँ, से राम मंदिर नहीं बना था, बन गया ना। आप डिमांड कीजिए, बनेगा। ये भी स्वास्थ्य हुँ, व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी, आप डिमांड कीजिए। जी। एक सर सवाल ये भी है कि जैसा आप पहले कह रहे थे, बहुत से लोग हैं ना आज भी हमारे समाज में ऐसे हैं, जो जब पता चलता है कैंसर है, तो वो डॉक्टर से सलाह ले रहे होते हैं। मतलब साथ में देसी जो तरीके हैं, वो किसी के पास जाते हैं, कोई कहता है कि यहाँ चले जाओ, तुम्हें कैंसर का इलाज हमारी जगह हमारे फलाना-फलाना थे। हालाँकि वो जो फलाना होता है वो रियल में कहीं कभी होता है कि पता चलता नहीं है। लेकिन कोई फलाना होता है जिसके बारे में बताते हैं कि वो ठीक हो गया था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और फिर वो कहीं से चूरन ले आते हैं, कहीं से कुछ ले आते हैं। ये ये समस्या को बढ़ा रहा है, ये समस्या को कम कर रहा है? नहीं, उसको उसको बहुत अच्छा पूछा। इसको मीडिया के लैंग्वेज में मैं कहता हूँ स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया हुआ है इन लोगों हुँ, का। और हुँ, इसको मैं कहता हुँ, हूँ बाबा थेरेपी। हुँ, बाबा थेरेपी, हुँ, बाबा हिंदुस्तान में बोलते हैं ना, हुँ, जो डॉक्टर नहीं है लेकिन बाबा बन गया। वो हुँ, भभूत मारेगा, फूक मारेगा, झाड़ हुँ, मारेगा, गौमूत्र करेगा, हुँ, गोबर करेगा, कुछ भी करेगा। तो हुँ, कई जगह मैं कैंसर का मरीज अटेंडेंट बन के, क्योंकि मैं हुँ, कैंसर का डॉक्टर ही हूँ, तो मैंने रिपोर्ट हुँ, कलेक्ट की हुँ, और कुर्ता पजामा गमछा बांध के गया वहां पे, हुँ, स्टिंग किया। स्टिंग करके देखा क्या हुँ, करते हैं। इनके पास फलनवा फलनवा का जो इलाज है ना, वो हुँ, फिक्स आदमी थे, उनका ही वहां गेस्ट हाउस था, हुँ, वो ही आते थे और वही बोलते थे, वहीं रुकना होता था। और फिर
उन्हीं के आदमी वहां प्लांटेड इम्प्लांटेड जिसको कहते हैं आदमी वहां बैठे थे, वो बताते हैं अरे हमारा तो इलाज बाबा ने किया, अरे क्या कमाल का किया, गोली देते हैं, भस्म देते हैं, चूरन देते हैं। ये हमने हिमाचल में किया है, उत्तराखंड में किया है, और बहुत प्रसिद्ध बाबा का भी कर दिया है। प्रसिद्ध बाबा को चला दे तो टीवी मीडिया में हंगामा हो जाएगा। उनको भी सावधान हो जाना चाहिए। स्टिंग है उनका हमारे पास। तो ये सब किया हुआ है नहीं है जी। इसलिए मैं, अच्छा, दोनों कारण था। ऐसा नहीं कि मैं उनको दुष्प्रचार करना चाहता था, मैं चाहता था सच में कैंसर का ढूंढूं। मैं भी थक गया हूं गौरव भाई, ऑपरेशन करते करते थक गया हूं। मुझे लगता है कुछ अगर है, ऑपरेशन करने के बाद भी मैं कुछ अगर दे सकूं मैं अपने मरीज को, अगर वाकई ऐसे हिंदुस्तान में कोई पद्धति है तो मैं ढूंढ के लाऊं। हर समय जिज्ञासु रहता हूं। मैं गया, लेकिन सब धोखा दे रहे थे। उसमें एक भी मरीज कैंसर का नहीं था। मैंने कई लोगों को चिट्ठी लिखी कि अगर एक भी मरीज का इलाज किया है तो मैं शिष्य बनने को तैयार हूं, मुझे जवाब दीजिए। लेकिन एक कैंसर का मरीज आप ठीक कीजिए, आपका मरीज होगा, मैं जांच करूंगा, मैं मॉनिटर करूंगा, और मैं फिर जांच करके देखूंगा कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। एक भी इंसान जवाब नहीं देता है। अब बताइए गौरव भाई, कैसे मैं विश्वास करूं? जी, लेकिन ये मैं सिर्फ निजी सवाल पूछ रहा हूँ कि एक सर्जन के लिए खासकर तब जबकि हम जानते हैं कैंसर के जो मरीज आप पर आते हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे होंगे जो बहुत क्रिटिकल अवस्था में आते हैं या धीरे धीरे क्रिटिकल में चले जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत यंग होंगे, कुछ मैरिड होंगे, कुछ ऐसे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होंगे जो दुनिया में छोड़ के चले जाते हैं सर्जरी के दौरान। कैसे भी वो कितना कितना मतलब कैसा उस टाइम डॉक्टर का स्थिति होती है, और तब क्या लगता है कि क्या कुछ कमी रह गई कि आज हमारी हमारी स्थिति ऐसी कि दुनिया हम जिस तरह जीवन पृथ्वी पे जी रहे हैं और उसके बाद भी हम बचा नहीं पा रहे हैं उन्हें, जबकि वो चीजें भी हमारी पैदा हुई हैं। बिल्कुल गौरव भाई, यही यही कारण है जिसके कारण मैं भटकता रहता हूं, जाता हूं लोगों के पास ढूंढने के लिए कुछ तो रास्ता निकले। एक्चुअली देखिए, आसान लगता है कि कैंसर सर्जन है, इनको क्या होता होगा, लेकिन सच में हर मरीज को परिवार समझ के इलाज करते हैं। दर्द होता है। अगर ऐसे मरीज आते हैं जिनका इलाज मैं नहीं कर सकता हूं, मतलब क्योर नहीं हो सकता है, एडवांस स्टेज में आ गए, जिनका कैंसर ठीक होने के लायक नहीं है, या किसी का इलाज मैंने किया, ऑपरेशन किया, और उसका कैंसर कहीं और रिलैप्स हो गया, दुख होता है, नहीं समझ में आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको वहां रोक लें जहां बीमारी पनप रही है। उसके बाद एक बार एडवांस स्टेज कैंसर आ गया, ठीक नहीं होता है, हम सिर्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो हमें काम करने की वहां जरूरत है, अपने जीवन से वो सारी चीजें हटाने की जरूरत है जो कैंसर पनपा रहा है। जी, इसके इसके साथ ही डॉक्टर साहब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मेरे पास कुछ कम समय रह गया है, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर पूछ लिया जाए क्योंकि उम्मीद बड़ी चीज़ होती है। हम हमसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिस हम पहले ही बात कर रहे थे कि दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उस तेज़ी में कुछ आदतें हमें लगती हैं, कुछ हम चाहते हैं सुधारना, हम तो सुधार नहीं पा रहे हैं। क्या दुनिया में सरकारें जो हैं वो मिलकर कुछ ऐसा काम सच में कर रही हैं कि कैंसर का कुछ कुछ निकले ऐसा हल जिससे हम रिकवरी जो है हमारा जो इंसानी जीवन में वो नष्ट ना हो? क्या हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि कैंसर पे थोड़ा-सा रिसर्च पे ज़्यादा खर्चा हो रहा हो ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे जैसे हमने पोलियो पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ही लिया है, तो कई समस्याएँ में कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ रिसर्च वगैरह पे कुछ हो रहा है अभी, जिससे लोगों को उम्मीद मिले कि आने वाली इनकी नस्ल जो है वो कम से कम इससे तो ना खौफ खाए। देखिए, अब इसमें बड़ा मिक्स जवाब है मेरा। अमेरिका फंक्शनल मेडिसिन पे जा रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका उस पे जा रहा है कि भाई वहां पे इलाज करो, वहां पे ठीक करो, जहां पे बीमारी नहीं होने दो, उस पे जा रहा है। और बीमारी हो तो होलिस्टिक थेरेपी करो, लेकिन उसके पास ये सब नहीं है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योगा, अब मेडिटेशन, प्राणायाम वो बोलना चालू किया है अमेरिका, वो कर रहा है। दूसरा, जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, अमेरिका काफी काम कर रहा है। जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी पे अगर काम वाकई वैसा हो गया जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो कैंसर एक्सपर्ट, तो कैंसर को हम रिवर्स कर लेंगे, तो कैंसर इनक्योरेबल नहीं होगा, स्टेज 4 भी क्योरेबल हम कर देंगे।
लेकिन अब पूछिएगा भारत क्या कर रहा है? देखिए, इसमें डिमोटिवेट करने का दर्शकों का है। देखिए, भारत में जीडीपी का 2% से आज तक ऊपर हम नहीं जा पाए हैं, हेल्थ बजट जो हमारा होता है। आजादी के बाद 2% से ऊपर नहीं गए। उसका 1.2% रिसर्च पे है। मतलब हेल्थ बजट का 1.2%, 1.9% जीडीपी का हेल्थ बजट, उसका 1.2% रिसर्च। तो हम क्या रिसर्च करें? और प्रिवेंशन पे, मतलब बीमारियां ना हो, उस पे हेल्थ बजट का 1.9% जीडीपी का जो है, उसका 0.6%, 0.6% प्रिवेंशन पे है। तो हम कहां से करेंगे? तो अगर हमारे सरकार को कुछ करना है, तो हमारे यहाँ प्रिवेंशन का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे यहाँ फार्म है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है, हमारे यहाँ इन सबको प्रदूषण कम करने पे, प्लास्टिक कम करने पे, इस पे काम करके हम प्रिवेंशन पे बढ़ाएं, उस पे हेल्थ बजट बढ़ाएं। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव पावर दें कि तुम्हें प्रदूषण पे रोक लगाना है तो तुम्हें रोड एंड ट्रांसपोर्ट से नहीं पूछना है, तुम्हें एनवायरमेंट से नहीं पूछना है, तुम्हें डायरेक्ट काम करना है। ये अगर कर दें हम, नीति ऐसी बनाए कि स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे हो सके, इस पे एक नीति बन जाए, स्वास्थ्य सुरक्षा नीति। अगर ये बना देते हैं तो भारत आगे निकल जाएगा। अमेरिका से भी इसमें कोई दो मत नहीं। जी, तो सभी दर्शक जो एनबीटी रंगमंच क्लब से आज हमें देख रहे हैं, डॉक्टर सुन रहे हैं विष्णु कुमार जी को, और हमने जितना भी अब तक डिस्कशन किया है उसमें हमें ये समझ में आ चुका है कि अभी तो फिलहाल की स्थिति जो है उसमें हमें गॉड, जो सर ने बताया जीओडी, वो हमें खुद का बनना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, हमें डॉक्टर का चुनाव करना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी जो बताते हैं सही डॉक्टर के पास। जो मैं पहले ही डॉक्टर जो सर थे उनकी बात को कोट करके बोल रहा हूँ कि उनकी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, और जो भविष्य में होने वाला है उस पे भी हमारा शासन प्रशासन काम करे। इसके साथ ही सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनबीटी रंगमंच क्लब के साथ जुड़ने का। और दोस्तों, आप आगे भी ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी और जुड़े रहिए एनबीटी रंगमंच क्लब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।